हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम लव बियॉन्ड द ग्रेव है। यह एक फैंटेसी हिस्टोरिकल ड्रामा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत भयानक सीन दिखाया जाता है जहां पर ढेर सारे सैनिकों की लाशें होती हैं और उनकी स्पिरिट उनकी बॉडी से निकलकर एक पेड़ की तरफ जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे एक अलग दुनिया है जो स्पिरिट की होती है। और हम आगे देखते हैं कि सभी स्पिरिट अपने घुटनों पर बैठकर स्पिरिट लॉर्ड को ग्रीट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट लॉर्ड होती है और वह ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही होती है और हमें बताया जाता है कि उसका जन्म स्पिरिट के रूप में हुआ है। उसके पास असामान्य शक्तियाँ हैं लेकिन उसके पास 5 सेंस नहीं है। इमोर्टल होने के बावजूद वह कुछ महसूस नहीं कर सकती है। वह इंसानों के इमोशन को जानने के लिए अक्सर ह्यूमन की दुनिया में आती रहती है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ ढेर सारी लाशें पड़ी होती हैं और ही सिम्मो वहाँ पर जाती है। उन्हीं लाशों में से एक आदमी जिंदा होता है और वह अपने बेटे को ही सिम्मो को बचाने के लिए कहता है। वह आदमी ही सिम्मो के पैरों में गिरकर अपने बेटे को बचाने की भीख मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक विश को कंप्लीट कर सकती हूँ और उसके बदले में तुम्हें अपनी सारी सेंसेस मुझे देनी होगी। और उसकी एनर्जी को वह एब्जॉर्ब कर लेती है और वह आदमी मर जाता है। ही सिम्मो उस लाश के ढेर के पास जाती है जहाँ पर उसका बच्चा दबा हुआ होता है। वह एक एक करके सारी लाशें हटाती है और उसके अंदर वह बच्चा दिखता है और वह जिंदा होता है। ही सिम्मो उसे बचाने ही जा रही होती है, तभी उसे पीछे से आवाज आता है कि ग्रेट लियांग आर्मी वहां आ चुकी है और हमें हमारा मेन लीड दुआंगशु दिखाया जाता है। वह उस आर्मी का जनरल होता है। ही सिम्मो दुआंगशु के पास एक तलवार देखती है। वह तलवार ही सिम्मो के अतीत से रिलेटेड होती है और वह सोचती है कि यह तलवार उसके पास कैसे आ गई है। ही सिम्मो रोने का नाटक करती है और रोते हुए दुआंगशु के पास जाती है और उसके सामने रोने का नाटक करती है और कहती है कि वह उस सबको बचाने के लिए आया है और घुटनों पे बैठकर बाउ डाउन करके उनसे शुक्रिया करने लगती है सभी के साथ। आगे हम देखते हैं कि दुआंगशु ही सिम्मो को उसके हाथों में लगे ब्लड को साफ करने के लिए अपना रुमाल देता है और वह उसे छू के टच करती है तो उसे यह पता लगता है कि वह एक इंसान ही है और ही सिम्मो उस बच्चे को बचाने के लिए दुआंगशु से कहती है और खुद बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। दुआंगशु उसे अपने सैनिकों से ले जाने के लिए कहता और उसका ख्याल रखने के लिए, और ही सिम्मो की आत्मा बाहर निकलकर पीछे आसमान में होती है और वह दुआंगशु को देख रही होती है और वह सोचती है कि इस तलवार ने 300 सालों से किसी को अपना मास्टर नहीं चुना तो वह तलवार दुआंगशु के पास क्या कर रही है। दुआंगशु अपने घर में अपने सैनिकों से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ ही सिम्मो आती है और हवा में बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। बाहर दुआंगशु ही सिम्मो के बारे में पूछता है तो उसकी साथी बोलती है कि वह ठीक है, डॉक्टर ने कहा है वह बस बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए वह बेहोश हो गई है, लेकिन वह थोड़ी अजीब है। तब आगे हमें ही सिम्मो का सीन दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका होता है और उसकी थोड़ी दूर पर वह बच्चा भी होता है और सपने में वह डर रहा होता है और अपने पिता से उसे ना छोड़ने के लिए कहता है। वह बच्चा ही सिम्मो का हाथ पकड़ लेता है और बहुत डर रहा होता है। ही सिम्मो बोलती है कि इतने सालों में पहली बार केवल वह बच्चा ही है जिसने उसका हाथ पकड़ा है और अपनी शक्ति से उसे आराम से सुला देती है। ही सिम्मो अपने एक आदमी फंग ई से बात करती है और दुआंगशु के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है तो दुआंगशु युद्ध से हुए पीड़ितों के राहत के लिए काम कर रहा होता है। वहाँ पर एक फादर और सन होते हैं जो काफी घायल होते हैं तो दुआंगशु उनके पास जाता है और उनके पास बैठकर आग जलाता है और वे सब उन्हें शुक्रिया कह रहे होते हैं और वह कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। आगे हम देखते हैं कि दुआंगशु की एक साथी ही सिम्मो के पास आती है और उसे बन खाने के लिए देती है और उसका शुक्रिया करती है और वह उससे जनरल के बारे में पूछती है तो वह गुस्सा हो जाती है। तभी वह बच्चा होश में आ जाता है और
हिशिमो उसे वह बन दे देती है और वह बच्चा खुश होकर खाने लगता है। वह बन खाते ही वह बच्चा उल्टी करने लगता है। तो हिशिमो नाटक करती है कि वह अगर उनको सस्पेक्ट कर रही है तो वह उन्हें मार सकती है। और इस दुआंशु की साथी बोलती है, तुम यहाँ हमारे जनरल को नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो। तो वह बच्चा बोलता है कि हम लोग कोई स्पाई नहीं है, उसे और उसकी सिस्टर को छोड़ दिया जाए। और दुआंशु की साथी बोलती है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं अपने सीनियर ब्रदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। और वह बोलती है कि उसकी ड्यूटी है और वह वहां से चली जाती है। वह बाहर आके अपने गार्ड से बोलती है कि उन पे नजर रखने के लिए। आगे हमें बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो हिशिमो उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम शुए च्यूनिंग बताता है। तो वह बच्चा पूछता है कि क्या तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आया। तो वह बोलती है कि वह उसका टेस्ट नहीं जान पाती है। अपना बाउल भी सुए को दे देती है खाने के लिए। तो सुए बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह दुआंशु की साथी उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। वे दोनों जब जा रहे होते हैं तो उनके साइड से एक मिस्टीरियस मैन क्रॉस करता है। आगे हम देखते हैं कि सुए अपने पिता की लाश लाता है और उन्हें दफनाने के लिए खुदाई करता है। हिशिमो वहाँ साइड में खड़ी होकर यह सब देख रही होती है और अपनी शक्ति से वहाँ पर एक गड्ढा खोद देती है, जिसे देखकर सुए बहुत शॉक हो जाता है और वह अपने पिता को वहाँ पर दफना देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ के सैनिक तभी से उनका कीमती सामान छीन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जनरल दुआंशु आ जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं और उस औरत का सामान उसे वापस दे देते हैं। आगे हम देखते हैं हिशिमो जनरल को ग्रीट करने लगती है तो वह उसे ग्रीट करने से मना करता है क्योंकि वह वहाँ पर भेष बदल कर आया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि उन पर कोई तीर से वार करता है तो दुआंशु हिशिमो को बचाता है और उसके तलवार को देखकर सोचती है कि इस तलवार ने अपने मास्टर को चूज कर लिया है, यह कौन है और इस तलवार ने उसे अपना मास्टर क्यों चूज किया है। हिशिमो डरने का नाटक करती है और रोती है और उससे बोलती है कि वो दोनों होमलेस हैं और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो दुआंशु बोलता है वह उनके रहने की व्यवस्था करवा देगा। आगे हम देखते हैं कि हिशिमो छत पर बैठी होती है और उसका जासूस दुआंशु के बारे में उसे सारी जानकारी दे रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुए हिशिमो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक घोस्ट आती है। आगे हम देखते हैं कि वह आसमान से दुआंशु को देख रही होती है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है वह वहाँ से गिर जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। सुए दिखाया जाता है वह स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि वह उससे दूर ना जाए, उसके पास आए। तभी वहाँ पर दुआंशु की साथी आ जाती है और सुए को बचा लेती है, जिससे वह स्पिरिट बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि सुए को उसे दे दे और वह उसका है। आगे हमें हिशिमो और दुआंशु को दिखाया जाता है। हिशिमो दुआंशु को फ्रीज कर देती है और हम देखते हैं कि सुए मदद के लिए हिशिमो को बुलाता है। तो हिशिमो दुआंशु को छोड़कर सुए को बचाने के लिए जाती है। वह स्पिरिट सभी को मार रही होती है और सुए के पास जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ हिशिमो आ जाती है। वह स्पिरिट हिशिमो को देखकर बहुत डरने लगती है और अपने घुटनों पे बैठकर उससे माफी मांगने लगती है। तभी यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। आगे सुए हिशिमो को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। आगे वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। सुए हिशिमो से बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे अबैंडन कर दिया। हिशिमो बोलती है कि मैं तुम्हें अबैंडन कैसे कर सकती हूँ, तुम मेरे एक ही तो रिलेटिव हो। आगे हिशिमो दुआंशु की साथी को शुक्रिया बोल रही होती है सुए को बचाने के लिए। तो वह बहुत गुस्सा हो रही होती है, तुम एक बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती हो। तो सुए बोलता है कि इसमें उसकी सिस्टर की कोई गलती नहीं है, वह खुद से ही बाहर आया था। तो वह पूछती है वे दोनों कहाँ रहते हैं। तो हिशिमो बताती है कि वह उन्हीं के साथ रहती है। तब उसे पता चलता है कि हिशिमो ने ही दुआंशु की जान बचाई होती है। तो इससे दुआंशु की साथी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम उनके साथ क्यों रहना चाहती हो, तुम्हारा क्या मोटिव है। तो हिशिमो बोलती है कि जब जनरल ने सभी को बचाया था तब पहली नजर से उनसे प्यार हो गया था और वह सिर्फ दुआंशु के पास रहना चाहती है। तो यह सुनकर दुआंशु की साथी बहुत गुस्सा
गुस्सा हो जाती है। तो हिसिमो बोलती है कि तुम भी डुआंगसू को एडमायर करती हो और मैं भी। आगे डुआंगसू के साथ ही एक असेसिन का पीछा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमें एक नया आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हान लिंगक्यू होता है और वह जिसका पीछा कर रहे होते हैं वह मर गया होता है। जब वह उसके पास जाते हैं तो हान लिंगक्यू बताता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। आगे हमें वह स्पिरिट और हिसिमो दिखाए जाते हैं। वह स्पिरिट अपने घुटनों पर बैठकर हिसिमो से माफी मांग रही होती है। हिसिमो एक किताब निकालती है और उस स्पिरिट के बारे में पूरी जानकारी उसमें लिखी होती है। वह एक टोकन से सेनलिंग टेम्पल के लॉर्ड को वहाँ बुलाती है और वह कहती है कि मेरे नियमों में एक यह भी नियम है कि कोई भी 10 साल से छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हारे क्लेन की इस स्पिरिट ने यह गलती की है और इसे सजा मिलेगी। हिसिमो उसे सजा देकर वहाँ से चली जाती है। तो वह स्पिरिट टेम्पल के लॉर्ड के घुटनों में बैठकर उनसे माफी मांगने लगती है और उसकी सजा कम करने के लिए कहती है। आगे हमें हिसिमो दिखाई जाती है जो अपने फ्लाइंग पूल से बात कर रही होती है और कहती है यह पहली बार हुआ है कि तुम इतने कावर्ड दिखाई पड़े हो। आगे हमें आर्मी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हान लिंगक्यू डुआंगसू को ग्रीट करता है। तो हान लिंगक्यू से पूछा जाता है कि वह पहले कैसे आ गया जबकि उसकी आर्मी अभी तक नहीं पहुंची। तो हान लिंगक्यू बोलता है कि उस कुछ हलचल यहाँ पर देखी तो वह उससे पता लगाने के लिए आया है और वहाँ से चला जाता है। आगे वे सभी बात कर रहे होते तो उन्हें लगता है कि हान लिंगक्यू ने ही उस असैसियन को पिछली रात भेजा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। डुआंगसू हिसिमो के बारे में अपने साथी से पूछता है तो वह बताती है कि टाउन में उसे कोई नहीं जानता है और उसका इस टाउन में कोई रिलेटिव भी नहीं है और उसने कहा था कि सुई के फादर ने उसे बचाया था, इसीलिए वह सुई का ख्याल रख रही होती है और वह बताती है कि वह वेदर प्रेडिक्ट कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है स्पिरिट्स की और सारे बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डुआंगसू आ जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है और उसके बाद वह हिसिमो के पास आता है तो वह उसे ग्रीट करती है। डुआंगसू बोलता है कि तुम मेरी तलवार में बहुत इंटरेस्टेड लग रही हो। तो हिसिमो पूछती है कि हाँ यह एक हीरो की तलवार है और मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह तलवार आपके पास कैसे आई। तो डुआंगसू बोलता है यह बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने यह तलवार दी थी और उसने कहा था यह मुझे इमोर्टल बना सकती है। डुआंगसू हिसिमो के एक टोकन के बारे में उससे पूछता है और कहता है कि वह उसे कहाँ से मिला, क्या वह उसे देख सकता है। तो हिसिमो उसे निकालती है लेकिन उसे देखने के लिए नहीं देती है और कहती है यह बस एक साधारण सा लॉकेट है और वह डुआंगसू से पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है उसके पास। तो डुआंगसू बोलता है उसे उसकी एक मदद चाहिए है इसलिए वह वहाँ पर आया है और वह कहता है कि क्या वह उसके आर्मी के लिए वेदर प्रेडिक्ट कर सकती है। तो हिसिमो कहती है कि वह उसे सिटी वॉल पर ले जाए जिससे वह वेदर प्रेडिक्ट कर पाएगी। तो वे दोनों सिटी वॉल के पास जाते हैं। तो हिसिमो नाटक करती है कि वह उसे ऊंचाई से डर लगता है, वह वहाँ पर कैसे जाएगी। तो डुआंगसू उसके लिए एक पालकी मंगा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है वे दोनों सिटी वॉल पर खड़े होते हैं। तो हिसिमो वेदर को प्रेडिक्ट करके डुआंगसू को बताती है। आगे हिसिमो कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी तलवार का ख्याल रखूंगी और इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश को पूरी कर सकती हूँ। तो डुआंगसू कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि वह दोनों बातें करते हुए वहाँ जा रहे होते हैं। हिसिमो शुगर कैंडी ली होती है और वह डुआंगसू को भी खाने के लिए देती है। तो डुआंगसू कहता है यह शुगर कैंडी बहुत स्वीट है। आगे हम देखते हैं कि सुई हिसिमो के लिए मिठाई लाता है खाने के लिए। तो हिसिमो आधा करके उसे सुई को भी देती है खाने के लिए और वह कहता है यह बहुत स्वीट है। तो सुई बोलता है कि आपकी शुगर कैंडी भी बहुत अच्छी थी लेकिन वह उतनी स्वीट नहीं थी। तो हिसिमो को बहुत हैरानी होती है कि डुआंगसू ने तो कहा था कि वह बहुत स्वीट है। हिसिमो सुई से पूछती है कि डुआंगसू ने किस कलर के कपड़े पहने थे। तो वह ब्लू बताता है। तो उसे याद आता है कि डुआंगसू ने उसे सफेद बताया था। हिसिमो सुई से बोलती है कि तुम आज खेलने क्यों नहीं गए और वह खेलने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डुआंगसू एक छोटी बच्ची से बात कर रहा होता है और कहता है कि वह एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़की से मिला और उसके
उसके 5 सेंस काम नहीं करते हैं और वह अपनी आइडेंटिटी भी छुपा रही है। तो वह बच्ची बोलती है कि वह बहुत डरावनी होगी, लेकिन दुआंशु बोलता है कि नहीं, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ और वह बच्ची वहाँ से भाग जाती है। तो दुआंशु हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर हांग लिंगक्यू की आर्मी आ जाती है। तो दुआंशु कहता है उन्हें मुझसे कुछ बात करनी होती है। यह सब सुई भी देख रहा होता है और वह जाकर हिसिम्मू से यह बताता है और कहता है कि शायद जनरल फाइट करने वाले हैं। तो हिसिम्मू बोलती है कि क्या हम चले उन्हें देखने के लिए। तो सुई हाँ बोल देता है। ये हम देखते हैं कि दुआंशु और वह दूसरी आर्मी बैठ के लोग बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हिसिम्मू सुई को लेकर छत पर आकर बैठ जाती है और उनकी बातें सुन रही होती है। सुई बहुत डर रहा होता है। तो सुई पूछता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या वे लोग उन्हें नहीं देख सकती हैं। तो हिसिम्मू बोलती है कि वे लोग हमें नहीं देख सकते हैं क्योंकि मैंने मैजिक का यूज किया है। दुआंशु और वह दूसरा जनरल फाइट करने वाले होते हैं। तो हिसिम्मू बोलती है कि वह दूसरा जनरल हारने वाला है। तो सुई पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। सुई बोलती है कि वह गुड लुकिंग नहीं है। तो सुई बोलता है कि क्या गुड लुकिंग इंसान का मार्शल आर्ट से कोई कनेक्शन है। तो वह कहती है कि हाँ, केवल गुड लुकिंग इंसान ही इसमें अच्छे होते हैं। सुई इससे बहुत कंफ्यूज लगता है। कमांडर वू और दुआंशु फाइट करने लगते हैं और दुआंशु जनरल वू को हरा देता है। यह देखकर सुई और हिसिम्मू हंस रहे होते हैं। जनरल वू फिर से दुआंशु पर हमला करने लगते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं और दुआंशु जनरल वू को फिर से हरा देता है और वह छत की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर सुई और हिसिम्मू बैठे होते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। दुआंशु की तारीफ करते हैं जिससे जनरल वू बहुत गुस्सा होते हैं। दुआंशु जनरल वू से बोलता है कि मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी पिछले युद्धों में आपने मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। आप इसलिए यह सब कर रहे हैं क्योंकि आप अपने लोगों की केयर करते हैं। यह सब सुनकर जनरल वू अपनी डिफीट स्वीकार करते हैं और कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और यह कहकर जनरल वू वहाँ से जाने लगते हैं। तो दुआंशु उन्हें रोकता है और उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल वाइन निकालता है पीने के लिए। दुआंशु जनरल वू को वाइन देते हुए कहता है क्या आप मेरे साइड बाय साइड दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। तो जनरल वू मान जाते हैं और सभी वहाँ पर वाइन पीते हैं। सुई हिसिम्मू से पूछता है यह सब देखकर मुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। तो हिसिम्मू बोलती है तुम भी आगे जाकर जनरल बन सकते हो। तो यह सुनकर सुई बहुत खुश होता है, लेकिन वह फिर मना कर देता है। तो हिसिम्मू पूछती है कि क्यों। तो सुई कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और हम आगे देखते हैं कि जनरल वू वहाँ से चले जाते हैं। दुआंशु और उसके साथी नीचे खड़े होते हैं। तो दुआंशु के साथी के ऊपर एक सीट का कवर आके गिरता है। तो वह सोचती है यह ऊपर कहाँ से आया और सभी ऊपर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी हिसिम्मू और सुई को नहीं देख पाता है और वो दोनों ऊपर से हंस रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं साथी दूसरे से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जनरल मुझे पहले प्रमोट कर देंगे। तो यह सुनकर दूसरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वह आपस में फाइट करने लगते हैं। जब वह उसे हरा देता है तो वह बोलती है कि देखा तुम इसके काबिल हो, इसलिए तुम्हें जनरल ने प्रमोट किया है। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। दुआंशु सिटी वॉल पर खड़ा होता है और उसकी आर्मी नीचे उसका वेट कर रही होती है और वे सभी एनिमी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है और सभी बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। आगे हमें हिसिम्मू का सीन दिखाया जाता है और वह कहती है कि इस समय तक तो वह बर्फीला रिवर क्रॉस कर चुके होंगे। तब सुई बोलता है कि इसका मतलब वे बैटल जीत गए हैं। तो हिसिम्मू बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि रिवर क्रॉस करने से वे बैटल जीत जाएंगे। तो सुई दुखी हो जाता है और कहता है मैं भी एक दिन जनरल बनना चाहता हूँ और बैटल फील्ड में फाइट करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकूँ और अपने फादर का बदला ले सकूँ। तो हिसिम्मू पूछती है कि क्या तुम दुआंशु को फॉलो करना चाहते हो। तो हिसिम्मू आगे बोलती है कि मैं दुआंशु के लिए वेदर प्रिडिक्ट करती हूँ, तो मैं
उससे बोल सकती हूँ कि वह तुम्हें अपना फॉलोअर बना ले और आगे जाकर अच्छे पद भी हासिल कर सकते हो और कभी भूखे नहीं रहोगे। तो सुये रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अबैंडन करना चाहती हो, और रोते हुए कहता है कि मैं कम खाना खाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं फ्रूट और स्नैक्स भी नहीं खाऊंगा। तो हिशिमो बोलती है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल केवल कुछ ही दिनों तक रखूंगी। तो सुये रोने लगता है। तो हिशिमो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही डुआंगसू को फॉलो कर सकते हो, क्या पता वह इस बैटल से वापस जिंदा ही ना आए। तो सुये बोलता है कि जनरल अच्छे इंसान है। सुये बोलता है कि आप इतनी पावरफुल हैं और आपको मैजिक भी आता है, तो क्या आप डुआंगसू को बचा सकती हैं। और सुये हिशिमो से डुआंगसू को बचाने के लिए कहता है। आगे हम डुआंगसू को देखते हैं, वह एनिमी के कैंप तक पहुंच जाता है और उन पर एक एक करके हमला करने लगता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान भी आया होता है। सभी इस तूफान में लड़ाई कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक बहुत भयानक युद्ध होना शुरू हो जाता है। चारों तरफ लाशें फैली होती हैं और हम आगे देखते हैं कि सिमो वहाँ आ जाती है और देख रही होती है कि सभी की स्पिरिट उनकी बॉडी से निकल रही हैं। आगे हम देखते हैं कि सिमो मैजिक की सहायता से हंग्यू से बात कर रही होती है और वह और नई जानकारी डुआंगसू के बारे में उसे दे रहा होता है। जब वह 12 वर्ष का था तब उसे उसकी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया था रहने के लिए और वह एक बहुत अच्छा स्कॉलर है। लेकिन एक बहुत अजीब घटना हुई थी जब वह 19 वर्ष का था। एक बार एक वाहन से लौट रहा था तो उसे रास्ते में लिटोएरो से सामना हुआ। उसके साथ के सभी लोग मारे गए थे केवल उसको छोड़कर, और वह अकेले ही नांदू तक की यात्रा की थी और उसके बाद वह वहीं पर सेटल हो गया। और उसके नांदू पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी ग्रैंडमदर का डेथ हो गया। तो यह सुनकर हिशिमो को बहुत हैरानी होती है कि वह एक स्कॉलर था तो वह लिटोएरो से कैसे बच गया। और हिशिमो को ऐसा लगा है कि उसी समय डुआंगसू की भी डेथ हो गई थी उनके लोगों के साथ। आगे हम देखते हैं कि डुआंगसू युद्ध में लड़ाई कर रहा होता है और सभी तरफ लाशें फैली होती हैं। तभी अचानक अपने मैजिक से हिशिमो डुआंगसू के सामने आ जाती है, लेकिन डुआंगसू उसे देख नहीं पाता है और वह लड़ाई कर रहा होता है। तो आगे हिशिमो बोलती है कि तुम इतनी स्ट्रगल कर रहे हो और उसके लिए सॉन्ग प्ले करती है। आगे हम देखते हैं कि डुआंगसू दुश्मनों से घिर जाता है और दुश्मन उसे घायल करने लगते हैं। तो यह देखकर हिशिमो बहुत खुश हो रही होती है। आगे उसके साथी यह देख लेते हैं कि उस पर हमला हो रहा है तो उसे बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं और डुआंगसू दुश्मनों के बीच घिरा होता है और उन्हें मार रहा होता है। और यह सब देखकर हिशिमो खुश हो रही होती है और सॉन्ग प्ले कर रही होती है। डुआंगसू उनसे लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाता है, उसे बहुत सी चोटें लगी होती हैं और तभी डुआंगसू को हिशिमो की बातें याद आ रही होती है जो उसने उससे सिटी वॉल पर कहा होता है और उसके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ढेर सारे कौवे वहाँ पर आते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। सभी वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। आगे हम देखते हैं कि हिशिमो डुआंगसू अपनी आर्मी से जलते हुए तीर को दुश्मनों पर अटैक करने के लिए कहता है और जब वह अटैक करते हैं तो सारी तरफ आग लग जाती है और वे मरने लगते हैं और यह सब हिशिमो खड़ी होकर देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि डुआंगसू एक दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है तो हिशिमो यह सुन लेती है और कहती है मैंने सही ही सोचा था, यह पुराना डुआंगसू नहीं है। और आगे बोलती है कि तुम डुआंगसू होने का दावा करते हो लेकिन तुम डुआंगसू नहीं हो और जो यह साबित कर सकते थे वो लोग अब मर चुके हैं। और कहती है कि तुम्हारे पास कितने सीक्रेट हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि हान लिंक्यू भी एक बर्ड वहाँ से उठाता है और उस पर लिखी लैंग्वेज को पढ़ने लगता है जिससे उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है। तो यह देखकर हिशिमो देखकर मुस्कुराती है और कहती है यह बहुत इंटरेस्टिंग है और डुआंगसू की आर्मी जीत जाती है। आगे हम हिशिमो को देखते हैं जो कि सो रही होती है तो सुये आता है और बाहर से उसका दरवाजा खटखट
बता रहा होता है और बोलता है कि वे जीत गए हैं। और वह अंदर आता है और सुए हीशिमो से कहता है कि जनरल ने उन लोगों को लेने के लिए किसी को भेजा है और उसे पकड़ कर ले जाने लगता है। और आगे हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हांग लिंक्यू हीशिमो को लेने आता है और उसे लेने के लिए दुआंगसू ने राइट भेजी होती है। तो यह देखकर हीशिमो बहुत खुश होती है। हीशिमो बोलती है कि जनरल ने उसे बुलाया है, यह उसका ऑनर है। और तभी सुए खुश होकर अपने सामान को लेने के लिए अंदर भाग जाता है। आगे हमें हीशिमो और उसके साथी को दिखाया जाता है। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक हान उन्हें लेने के लिए वहां पहुंच गया होगा। तो उसके साथी बोलती है कि जनरल हान बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, अगर वह स्पाई हुए तो हीशिमो के लिए डेंजर हो सकता है। आगे हमें हीशिमो दिखाई जाती है, वह हान के साथ दुआंगसू के पास जा रही होती है। आगे शुए बहुत दुखी हो रहा हो। शुए कहता है कि उसके ग्रैंडफादर यहीं पर रहते थे, उन्होंने सोचा था कि वह कभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, लेकिन आज हम यहाँ वापस फिर आ चुके हैं। आगे हमें सूजो का एक मर्चेंट लिंजो दिखाया जाता है और वह दुआंगसू से पूछता है कि वह कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहने वाला है और कब तक यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो दुआंगसू बोलता है कि वह अब यहाँ आ चुका है और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो वह मर्चेंट बोलता है कि अगर आप यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे तो बिना किसी संदेह के हम आपका साथ देंगे। आगे हमें दुआंगसू अपने साथियों के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि 30 सालों बाद हमने यहाँ पर वापस अपना अधिकार कर लिया है और एनिमी इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। आते हैं कि हान लिंक्यू और हीशिमो आ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हान लिंक्यू पर अचानक रास्ते में हमला हो जाता है। सभी तरफ से उन पर तीरों की वर्षा होने लगती है और हीशिमो और सुए करेज में होते हैं। सुए हीशिमो से कहता है कि उन पर एनिमी ने अटैक कर दिया है। तो सुए हीशिमो से कहता है कि क्या जनरल हम लोग को बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो हीशिमो कहती है कि वह सिटी से बहुत दूर है और कहती है अगर हम पकड़े गए तो हम तुरंत मारे जाएंगे और मुस्कुराती है। तो यह देखकर हान कहता है कि इन लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ से बाहर निकाल दिया था और मेरे फादर को मार दिया है, वह हमेशा हमें बुली क्यों करते हैं। तभी सुए को एक तीर लगने वाला होता है तो हीशिमो से बचा लेती है। आगे वह कैरेज के बाहर आती है तो जनरल हान बोलते हैं कि वह अंदर जाए, बाहर बहुत खतरा है। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। हान और हीशिमो पर हमला हुआ होता है, सभी दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। तब वहां पर हीशिमो अपना मैजिक यूज करती है जिससे सभी स्पिरिट उन पर हमला करने लगते हैं और हीशिमो अपने कैरेज में जाकर बैठ जाती है। और हम देखते हैं सभी स्पिरिट उन हमलावर सैनिकों को मार डालते हैं और यह सब देखकर जनरल हान बहुत हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि वे सारे स्पिरिट उन सैनिकों को फ्रीज करने लगते हैं एक एक करके। आगे हान कैरेज से यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तो हान पूछता है ये सब क्या हो रहा है सिस्टर। तो हीशिमो बोलती है कि हो सकता है हमारे पूर्वज हमारी मदद कर रहे हों। आगे जनरल हान कहते हैं कि यह जगह बहुत डरावनी है और हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ये लोग सूजो पहुँच जाते हैं और सभी लोग रास्ते पर उन्हें जाते हुए बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। आगे हम दुआंगसू को देखते हैं उसके साथी से बात करते हुए और वे कह रहे होते हैं कि अब हीशिमो यहाँ पर सेफ पहुँच गई है। तो क्या जनरल हान अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिए हैं। तो दुआंगसू कहता है कि जो हमला उन पर हुआ था उसमें उनसे भी ज्यादा सैनिक थे, तो वे लोग कैसे बचे। तो दुआंगसू का साथी बताता है कि उनको छिपकर देख रहे थे और उनको बचाने के लिए जाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर ब्लू बटरफ्लाई आ गई थी और उन्होंने दुश्मनों पर हमला कर दिया। तभी बाहर से एक सैनिक आता और बताता है कि हीशिमो वहाँ पर आ चुकी है। आगे हमें दुआंगसू की दूसरी साथी दिखाई जाती है जो जनरल हान से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं। तो जनरल हान कहते हैं कि वह ठीक है। आगे तब तक वहाँ पर दुआंगसू भी पहुँच जाता है और हीशिमो को हमले से बचाने के लिए उसे शुक्रिया बोल रहा होता है। तो
जनरल बोलते हैं इसमें उनका कोई क्रेडिट नहीं है। वहाँ पे कुछ अजीब हुआ था। तो कैरिस से हिमशिमो बोलती है कि क्या अजीब हुआ था, हमारे पूर्वजों ने अपनी शक्ति दिखाई थी। और दुआंशु से पूछती है वह कैसा है। तो दुआंशु बोल तुम्हारे ऊपर हुए हमले के बारे में सोचकर बहुत परेशान था। तो हिमशिमो नाटक करते हुए कहती है कि हम लोग तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आए थे और रास्ते में अपनी जान देते देते बचे हैं। तो आगे दुआंशु बोलता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम मेरे आदमियों के साथ थी, तुम्हें कैसे खुश हो सकता है और तुम यहाँ पर सेफली पहुँच गई हो। तो हिमशिमो बोलती है कि शायद आप ठीक कह रहे हैं कि मैं एक लकी स्टार हूँ। और वह कैरिस से उतर रही होती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। तो हिमशिमो गिरने लगती है। दुआंशु आके उसे पकड़ लेता है। तो आगे दुआंशु बोलता है कि मिस ही लगता है आपको फीवर है। तो हिमशिमो बोलती है कि क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो। तो दुआंशु बोलता है कि क्या तुम्हें सच में महसूस नहीं हो रहा है। तो हिमशिमो नाटक करते हुए कहती है मैं सच में बीमार हूँ और बेहोश होने का नाटक करती है। आगे हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस हिमशिमो को होश आता है। शुए आ जाता है और कहता है सिस्टर आप ठीक हैं, आपको होश आ गया। तो हिमशिमो मन में सोचती है कि यह बॉडी बहुत कमजोर है। आगे हिमशिमो शुए से पूछती है यह कौन सी जगह है। तो शुए बोलता है कि जनरल ने बताया था कि यह जगह सूजू के सबसे रिचेस्ट पर्सन लिन का मेंशन है। तभी वहाँ पर दुआंशु आ जाता है और कहता है जब आप होश में आ गई हैं तो डॉक्टर को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर हिमशिमो की पल्स चेक करते हैं और सुए और दुआंशु उसे देख रहे होते हैं। आगे दुआंशु बोलता है कि निशी जब इतनी परेशान है तो उसके लिए एक अच्छी दवाई बताएं। आगे हम देखते हैं कि दुआंशु हिमशिमो को दवाई देता है। तो हिमशिमो बोलती है कि आपको इसकी कष्ट करने की क्या जरूरत थी। तो दुआंशु बोलता है कि तुमने मेरी आर्मी की इतनी मदद की है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हिमशिमो बोलती है कि अगर कोई और भी बीमार होगा क्या तुम उसके लिए भी दवाई लेकर जाओगे। तो दुआंशु मना कर देता है और कहता है कि बेन ने मुझे बताया है कि तुम मुझे पसंद करती हो और अगर मैं तुम्हारे लिए दवाई लाऊंगा तो तुम्हें खुशी होगी। तो यह सुनकर हिमशिमो के मुंह से पूरी दवाई दुआंशु के फेस पर चली जाती है और वह उसे जल्दी जल्दी अपने रुमाल से साफ करने लगती है। दुआंशु कहता है कि अगर तुम इसी तरह मेरे चेहरे को क्लीन करती रही तो मेरा चेहरा रेड हो जाएगा। तो फिर हिमशिमो आराम से उसके चेहरे को क्लीन करने लगती है। तो आगे दुआंशु बोलता है कि नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मैं तुम्हें हिमशिमो बोलूं या एक ऐसी लेडी जिसके पास 5 सेंस नहीं है। तो यह सुनकर हिमशिमो बहुत हैरान होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह तो जिसने कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की थी और 19 वर्ष की उम्र में डाकुओं से बच अकेले अपने घर इतनी दूर पहुंच गए और जनरल वू ने कई सालों तक युद्ध में फाइट किया है और तुमने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया और जो यह जानते थे कि तुम असली दुआंशु नहीं हो वो अब तक मर चुके हैं और तुम वहाँ दूसरी लैंग्वेज भी युद्ध में बोल रहे थे, क्या तुम असली में ही दुआंशु हो। तो दुआंशु बोलता है कि तुमने मुझे चेक किया है। तो हिमशिमो बोलती है कि तुमने भी तो वही किया है और हिमशिमो बोलती है कि हम दोनों ही एक बहरूपीय हैं। और हिमशिमो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को बता दूंगी। तो दुआंशु बोलता है कि वे लोग मेरी तरह स्किल्ड नहीं है। तो हिमशिमो बोलती है कि तुम इतने श्योर क्यों हो। तो दुआंशु बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ और मैं हमेशा से लकी रहा हूँ। हिमशिमो बोलती है चलो वेट करते हैं कि क्या तुम असली दुआंशु हो। आगे हमें दुआंशु को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होता है, एक पेड़ को देख रहा होता है और वह एक बच्चे के बारे में सोच रहा होता है कि वह खाना चुरा कर भाग रहा होता है और उसे कुछ लोग मार रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दुआंशु के दोनों साथी आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी फीमेल कैप्टन दूसरे को मेडिसिन देती है। तो वह कहता है कि तुम अपने लिए रखे रहो, अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम लगा सकती हो। तो फीमेल कैप्टन बोलती है कि तुम मुझे कर्ज कर रहे हो। तो वह बोलता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। तो वह पूछती है कि मिस हिमशिमो कैसी है। तो वह बताता है कि अब वह ठीक है और वह जनरल के साथ है। तो वह बहुत हैरान होते
होती है और कहती है दुआंशु इतनी केयर क्यों कर रहा है उसकी, और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वह प्रिटी है, और वह हाँ बोलता है तो वह गुस्सा हो जाती है। तो आगे वह बोलता है कि तुम भी प्रिटी हो, तो वह कहती है मैंने तुम्हें मुझे जज करने के लिए नहीं कहा है, और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो वह उसके पीछे पीछे भागते जाता है। आगे हम देखते हैं कि दुआंशु अपने कमरे में बैठा होता है, तो वहाँ पर हिसिमो आ जाती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है और सोचती है कि तुम अपने दुश्मन को फेस करते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, और इधर उधर देख रही होती है और कहती है इसकी असली पहचान से रिलेटेड यहाँ पर कोई क्लू नहीं है। आगे हिसिमो को शरारत सूझती है तो वह मैजिक से दुआंशु के एक शोल्डर का कपड़ा गिरा देती है। तो दुआंशु बहुत हैरान हो जाता है और उसे परेशान करने के लिए उसका फिर से कपड़ा गिरा देती है। तो वह हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है और जल्दी से अपने बिस्तर पे जाके अपने आप को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेता है और वह वहाँ से फिर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्पिरिट की दुनिया से एक स्पिरिट जिसने हान को डराया होता है वह स्पिरिट भाग रही होती है। तो वहाँ पर हमें एक नए व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम यनके होता है। तो वह स्पिरिट उस पर हमला कर देती है, लेकिन पास जाते ही उसकी पावर उसे दूर फेंक देती है और वह कहता है कि यह आदेश है कि कोई स्पिरिट इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता। इस नियम को कैसे तोड़ा। और हम आगे देखते हैं कि वह यनके उस स्पिरिट के लवर से बोलता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रख सकता है। तो उसका लवर उसे मार देता है और वह बहुत रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि यनके बोलता है कि याद रखो यह तुम्हारी चॉइस है, और वह वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो और दुआंशु एक जगह जाते हैं जहाँ पर सभी कमांडर और जनरल आए होते हैं। तो वह सब आपस में लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि दुआंशु ने उन्हें सूजू पर अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया और वह ऐसा कैसे कर सकता है। तो दुआंशु उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है और हिसिमो चाय पीने जा रही होती है। तो दुआंशु बोलता है कि यह गर्म है और कमांडर वू बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। तो दुआंशु बोलता है कि कमांडर वू आप बहुत इमोशनल हैं और कहता है कि आप इतने सालों से बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं तो एनिमी आपको अच्छे तरीके से जानती है, और मैं अगर आपको इस हमले के बारे में बताता तो यह एक्सपोज भी हो सकता था। आगे जनरल वो बोलते हैं कि तुम इस बार लकी थे क्योंकि वह कौवे वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने हमला कर दिया। तो जनरल बोलते हैं कि वे लकी नहीं थे, यह उनके प्लान का एक पार्ट था। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वह हिसिमो के बारे में बताता है कि निशी ने सूजू के इस हमले के लिए वेदर को प्रिडिक्ट किया था। आगे हिसिमो कहती है कि बर्फीला रिवर है उसे उड़ा दिया जाए। तो सब बोलते हैं हम लोग यह कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर अभी भी बहुत ठंड है, और अगर वे लोग रिवर को उड़ा भी देंगे तो वह फिर से फ्रीज हो जाएगा। तो हिसिमो बोलती है कि विंटर में यह रिवर फ्रीज नहीं होगा फिर से, और कहती है कि जल्द ही वेदर में चेंजेस आने वाले हैं और यह फिर से फ्रीज नहीं होगा। तो दुआंशु बोलता है मुझे लगता है यह बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जनरल वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं और इसी को लेकर उनमें बहस होने लगती है। आगे जनरल वो बोलते हैं हम एक बार और तुम पर ट्रस्ट कर रहे हैं और यदि हम इस लड़ाई में हारे तो मैं तुम्हारी फैमिली को हमेशा परेशान करता रहूंगा। आगे हम हिसिमो और दुआंशु को देखते हैं जो बाहर आ रहे होते हैं। तो हिसिमो मजाक में बोलती है कि जनरल वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो, लेकिन असल में जनरल वो तुम पर ट्रस्ट करते हैं। आगे दुआंशु हिसिमो को अपना कोट उड़ाता है जिससे उसे ठंड न लगे और पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। तो हिसिमो बोलती है कि अभी इस बैटल के जीतने के बाद सभी तुम पर ट्रस्ट करने लगे हैं। तो दुआंशु बोलता है कि तुम्हें मुझ पर इतना कॉन्फिडेंट है। तो हिसिमो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो अब बॉस मुझे कॉन्फिडेंट होगा तुम पर, और वह कैरेज में बैठकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जनरल हान दुआंशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि 5-6 साल पहले क्या आप मुझसे मिल चुके हैं। तो दुआंशु बोलता है कि अगर हम मिले होते तो क्या तुम्हें याद नहीं होता। तो हान बोलता है कि मैं उस समय बैडली इंजर्ड था और तभी से मेरे फेस पर यह स्कार है और ठीक होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था, और कहता है कि मैं उस समय वहाँ पर नहीं था तो मैं तुमसे नहीं मिला हूँगा।
आगे हम देखते हैं कि हिसिमो बैठी होती है तो वहाँ पर इनके आता है तो हिसिमो से बैठने के लिए बोलती है तो वह बोलता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टी लाया हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तो वह कहती है यह टी बनाते हुए मैंने पहले किसी को देखा है, अगर यह हमें खुद से करूँगी तो और अच्छा होगा। तो वह इनके उसे दे देता है और फिर वह टी बनाने लगती है। आगे हिसिमो कहती है कि तुम बहुत बिजी हो गए, तुम्हें सारा काम खुद से संभालना पड़ रहा है। तो इनके बोलता है कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड को सुपरवाइज कर रहा हूँ तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना वेकेशन अच्छे से एंजॉय करो। और फिर वह टी पीता है और कहता है यार बहुत अच्छा बना है। तो कहती है यह अच्छा है और मैं इसे रख लूंगी। तो इनके बोलता है मुझे पता था तुम्हें यह पसंद आएगा। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो को नींद आने लगती है तो इनके बोलता है मुझे अब जाना चाहिए, मुझे और भी काम है, और वह वहाँ से चला जाता है। आगे हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग अपने बम से रिवर को उड़ा रहे होते हैं, जहाँ पर एनिमी की आर्मी उस रिवर में गिर रही होती है और वे लोग मर रहे होते हैं। आगे वे लोग तीरों से भी उन पर हमला करने लगते हैं, सारे तरफ लाशें बिछ जाती हैं। हिसिमो की स्पिरिट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह यह सब देख रही होती है कि उन सभी की स्पिरिट उनकी बॉडी से निकल रही है और वह आगे दुआंगसू को देखती है और मुस्कुराती है। आगे हमें दुआंगसू के पीछे से हिसिमो दिखाई जाती है जो कहती है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि वे लोग उन पर हमला करने वाले हैं, और उसके सामने उसे खड़ी होकर देख रही होती है। तो दुआंगसू उसका नाम लेता है जिससे हिसिमो बहुत हैरान होती है कि वह उसे कैसे देख रहा है और कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन वह देखती है कि ढेर सारे कौवे वहाँ पर होते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वह उसे देख नहीं सकता है। आगे दुआंगसू बोलता है हिसिमो क्या तुम यहाँ पर आ चुकी हो। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो के स्पिरिट को क्रॉस करके दुआंगसू जाता है तो हिसिमो के स्पिरिट से एक मैजिकल चीज निकलती है और आगे दुआंगसू की आर्मी एनिमी पर अटैक करने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी आंट ने बताया था कि वह एक स्पेशल इंसान से मिलेगी जिसके 5 सेंस उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और जब यह होगा तो यामोगी तुम्हें बताएगा। और हिसिमो दुआंगसू को देखने लगती है। आगे हिसिमो सोचती है कि पिछले 400 ईयर से मेरी 5 सेंस नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि जिंदा होना क्या होता है, और मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति अपीयर हो गया और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। दिखाया जाता है कि दुआंगसू की आर्मी पार्टी कर रही होती है युद्ध जीतने की खुशी में और सभी मिलकर वाइन पी रहे होते हैं। दुआंगसू बोलता है कि हिसिमो की मदद की वजह से हम लोग इस युद्ध को जीत पाए हैं, वह सबसे ज्यादा मेरिट डिजर्व करती है, और सभी हिसिमो को टोस्ट करके वाइन पीने लगते हैं। आगे दुआंगसू बोलता है कि हम लोगों के बीच एक स्पाई है जो कि हमारी सारी खबरें दुश्मनों को दे रहा होता है। तो यह सुनकर जनरल वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वह कौन है जिसने हमारी सारी खबरें दुश्मनों को दी है, और कहते हैं अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आगे दुआंगसू बोलता है कि स्पाई की तहकीकात बाद में करेंगे, पहले हमें सिटी को बचाने के लिए प्लान बनाना होगा। और आगे हिसिमो वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर अपनी आंट की बातें सोच रही होती है। उन्होंने एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताया होता है जिसकी हेल्प से हिसिमो 5 सेंस को महसूस कर पाएगी, और वह वाइन पी रही होती। आगे उसकी वाइन खत्म हो जाती है तो वह देखती है कि दुआंगसू उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है कि आज तुम बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही हो। तो हिसिमो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। आगे दुआंगसू मुस्कुरा के बोलता है कि मैं इस युद्ध से जिंदा वापस आ गया, तुम्हें निराशा हो रही है, और वह पेड़ से उतरकर वहां से चली जाती है और सोचती है कि इस मोमेंट से अब तुम्हें जिंदा रहना है। आगे हमें एनिमी का कैंप दिखाया जाता है जहां एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि नॉर्थ चोंग का मार्शल होता है, और उसका गार्ड उसे बताता है कि उन लोगों ने रिवर को बम से उड़ा दिया है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि नॉर्थ की आर्मी अपनी बहुत ज्यादा सैनिकों के साथ सूजो की तरफ आ रही होती
होती है। आगे हमें डुआंगसू का सीन दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें फिर से सूजो की रक्षा का कमान अपने हाथों में लेना होगा, चाहे हमें जीते या हारे। आगे जनरल वू कहते हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक सूजो की रक्षा करूंगा। तो डुआंगसू उन्हें सिटी वॉल की सुरक्षा के लिए लगा देता है और अपने दोनों साथियों को भी काम पे लगा देता है और हान को टाउन को सेफ रखने की जिम्मेदारी देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डुआंगसू का गार्ड उन्हें बताता है कि आर्मी के खाने के लिए सामान आ चुका है और सभी लोग वहां पर जाते हैं। तो जनरल वू कहते हैं कि अब कोई रेल नहीं है, अगर हम बैटल हार भी गए फिर भी खाना तो पा सकेंगे। जब वे बोरी काट कर देखते हैं तो वहां पर खराब अनाज होता है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ खराब अनाज किसने भेजा है। तो जनरल वू आगे कहते हैं कि क्या कोर्ट इसमें हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हम बॉर्डर को इतने सालों से सुरक्षित रखे हुए हैं। तो आगे डुआंगसू बोलता है कि वे लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो आगे जनरल वू बोलते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हम इस खराब अनाज को खाएंगे। आगे डुआंगसू बोलता है कि कोर्ट के मैटर को कोर्ट तक ही रखना चाहिए और हमें अब इसमें से खाने योग्य अनाज को अलग करना होगा। और आगे डुआंगसू बोलता है कि अगर आप इस मिलिट्री की बातें बाहर बताई तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आगे डुआंगसू बोलता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला है और हमें किसी भी तरह से हमें कुछ भी करना हो जिससे सूजो के लोग या फेस्टिवल आराम से मना सके। उन्हें 30 सालों बाद आजादी मिली है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन डुआंगसू उस अनाज को हाथों में लेकर कुछ सोच रहा होता है। आगे हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है जो खाना चुराने की कोशिश करती है। तो उस मेड बोलती है कि वह ऐसे कैसे कर सकती है, वह एक बड़े खानदान की बेटी है। जब वह खाना चुरा कर खा रही होती है तो सभी लोग उसे मारने लगते हैं। आगे हमें इसिमो का सीन दिखाया जाता है जो कि फूल तोड़ रही होती है, फेंगी से बात कर रही होती है। फेंगी बोलता है कि आपने फाइनली मुझे याद किया। इसिमो बोलती है कि जिंदा रहना कैसा फील होता है। तो फेंगी कुछ अच्छी बातें बताता है। तो इसिमो बोलती है कि क्या जिंदा रहना इतना अच्छा है। तो फेंगी हाँ बोलता है और आगे फेंगी बोलता है कि जब आप उस टेक्निक का यूज करेंगी तब आपको भी पता चलेगा कि जिंदा रहना कितना अच्छा होता है। तो इसिमो बोलती है कि मैंने वह टेक्निक ढूंढ ली है, वह डुआंगसू है। तो वह बोलता है कि मोती ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है अभी तक, तो यह कैसे हो सका है। तो इसिमो बोलती है एक दिन जब उसने मेरी स्पिरिट को क्रॉस किया तो उस मोती ने रिएक्ट किया। आगे फेंगी बोलता है कि क्या आप अभी भी सस्पेक्ट कर रही हैं कि वह तो असली डुआंगसू नहीं है। तो इसिमो बोलती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह रियल है या फेक, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन है और जिससे मैं उससे उसके 5 सेंस के लिए डील कर सकूं। तभी वहाँ पर सुए दौड़ते हुए आता है और स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कुछ सामान लाया होता है और इसिमो को बताता है कि उसके फादर ने बताया होता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम पर वे लोग फायरवर्क जलाते हैं। तो इसिमो बोलती है कि क्या तुम अभी भी बैटल के साउंड से बोर नहीं हुए हो। तो सुए बोलता है कि लेकिन इस समय तो फाइटिंग बंद हो चुकी है और कहता है कि दुश्मनों की आर्मी डुआंगसू से डर रही होगी इसलिए वे अटैक नहीं करेंगे। आगे इसिमो बोलती है क्या तुम्हारी यही विश है कि मैं मूव करूं। तो वह कहता है कि मेरी विशेज में से यह एक विश है, लेकिन मेरी और भी ढेर सारी विश है, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और जनरल एनिमी से जीत जाए और मैं रोज मीट खाना चाहता हूँ। आगे इसिमो सुए से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जनरल की क्या विश होंगी और उन्हें क्या चाहिए। तो सुए आगे पूछता है कि आप जनरल की विश क्यों जानना चाहती हैं। तो वह कहती है कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट डील जनरल से करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जानना है। तो सुए आगे बोलता है कि क्या आप जनरल को पसंद करती हैं इसलिए आप उनकी विश जानना चाहती हैं। और यह सब डुआंगसू सुन रहा होता है और कहता है मैंने पिछली बार भी आपसे सुना था कि
आपको उन पहली नजर का प्यार हुआ है? तो हिसिमो बोलती है लगता है कि मैं और जनरल एक परफेक्ट मैच है। तो सुए बोलता है कि क्या आपको सच में जनरल से प्यार है? आगे वहाँ पर तो सुए पूछता है कि जनरल आप कब आए? तो वह कहता है कि बस अभी आया। तो डुआंगसू कहता है एक बार सूजो में शांति बन जाए तो क्या तुम मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करोगी? तो हिसिमो मना कर देती है और कहती है यह केवल मरे हुए इंसानों के लिए है और यदि मैंने यह जिंदा इंसानों के लिए प्ले किया तो यह एक मिस फॉर्चून होगा। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो ने एक प्लम ब्लॉसम की एक आकृति बनाई होती है। तो डुआंगसू उसकी तारीफ करता है और कहता है लगता है कि वह किसी ट्रेन मास्टर से सीखा है। आगे हम हिसिमो और डुआंगसू को सिटी वॉल पर देखते हैं। तो हिसिमो बोलती है कि तुम यहाँ पर आई हो यानी तुम्हारे पास कोई प्लान है और वह उसके लिए वेदर को प्रेडिक्ट करके बताती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेन नहीं होगी और वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो आगे हिसिमो डुआंगसू से बोलती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो डुआंगसू बोलता है कि मैं पैदा ही इसी तरह हुआ हूँ। आगे हिसिमो कहती है कि क्या तुम मरने के लिए यहाँ आई हो? तो डुआंगसू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो हिसिमो बोलती है कि एनिमी उन पर जल्द ही अटैक करने वाला है और उनकी आर्मी का अनाज भी खत्म होने वाला है और वह कब तक इसे संभाल पाएगा। और हिसिमो बोलती है कि उसे एक बड़ा पोस्ट मिलने वाला है। अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारी ग्लोरी और वेल्थ यहीं पर खत्म हो जाएगा और तुम इसके लिए जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तो डुआंगसू बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। तो आगे हिसिमो बोलती है तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में और जिससे तुम वेल्थ और ग्लोरी पा सकोगे। और कहती है कि और यदि तुम्हारी कोई और भी ख्वाहिश हो? तो डुआंगसू बोलता है कि मैं अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी आर्मी के लिए अनाज यहाँ आ जाए और एक ऐसी जगह जहाँ पर वार खत्म हो चुका हो। क्या यह सब तुम मुझे ग्रांट कर सकती हो? तो वह कहती है कि तुम फ्यूनरल वाला सॉन्ग जल्दी ही सुनने वाले हो और वहाँ से चली जाती है। आगे हमें हिसिमो को उसके कमरे में दिखाया जाता है और उसे महसूस होता है कि कोई वहाँ पर आया है। तो वह अपनी खिड़की को बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओ यूनिंग का लवर आया हुआ होता है। तो वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है? तो वह बोलता है कि उसने शाओ यूनिंग को मार दिया है और उसके द्वारा किए गए कार्य में वह भागी है। आगे हम सिटी वॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सैनिक काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे पकड़ने के लिए सभी सैनिक उसके पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ डुआंगसू आ जाता है और अपने सैनिकों को रोक देता है। तो हम देखते हैं कि बिल्ली के गले में एक लेटर होता है। तो यह देखकर डुआंगसू मुस्कुराता है और उसके पास जाने लगता है। तो जनरल भी बोलते हैं कि संभाल के, या कोई ट्रैप भी हो सकता है। आगे डुआंगसू बिल्ली के गले से वह लेटर ले लेता है और बिल्ली वहाँ से चली जाती है। आगे डुआंगसू वह लेटर जनरल वू को दिखाता है तो वह उसे खान को पढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं वह पढ़ नहीं सकते हैं। और सिटी वॉल के बाहर नॉर्थ के कमांडर आए हुए होते हैं और उनके सैनिक एक तीर वहाँ पर चलाते हैं जो कि जनरल वू को लगने वाला होता है, लेकिन डुआंगसू उन तीर को पकड़ लेता है और वे सब डुआंगसू को टीस करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिसिमो और सुए मार्केट गए होते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए सामान लेने के लिए। तो हिसिमो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं इन सामान को लेने के लिए? तो सुए बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। यह सुनकर हिसिमो मुस्कुराने लगती है और उसे वह पैसे देती है और कहती है जो पसंद आए वह खरीद सकता है। तो सुए बोलता है कि वह बहुत अच्छी है और वह सामान लेने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। आगे वह हिसिमो से पूछता है कि क्या तुम जनरल को मिस कर रही हो? तो हिसिमो कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आगे हिसिमो सुए से कहती है कि उसे जो लेना है वह जाकर ले ले। तो सुए वहाँ से चला जाता है। आगे सिटी वॉल पर डुआंगसू और सुए होते
हैं और दूसरी तरफ से नॉर्थ की आर्मी उन्हें बुरी बातें कह रही होती है। तो डुआंगसू कहता है कि यह लोग मुझे कई दिनों से ऐसे ही बातें सुना रहे हैं। तो हिसिमो कहती है वह सिर्फ तुम्हें उनसे फाइट के लिए वहाँ बुलाना चाहते हैं। आगे हिसिमो बोलती है कि उस तरफ एक पक्षी है जो एक लेटर लिए हुए है और हिसिमो बोलती है कि मैं उसके लेटर को देख सकती हूँ लेकिन मैं रीड नहीं कर सकती। तो डुआंगसू बोलता है कि वह जो देख सकती है वह यहाँ पर राइट कर दे। तो वह उसे लिख कर देती है। तो उस लेटर को देखकर डुआंगसू हैरान होता है। तो हिसिमो मुस्कुराती है और कहती है कि तुम सच में उस पुरानी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। आगे डुआंगसू बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। आगे डुआंगसू बोलता है कि क्या तुमने सच में वहाँ पर कोई देखा है। तो हिसिमो बोलती है कि हाँ मैंने देखा है लेकिन उसके पास कोई लेटर नहीं बल्कि गोल्ड फिश थी। डुआंगसू को कुछ आइडिया आता है और वह हिसिमो को थैंक्स बोलता है। आगे हम देखते हैं कि आवाज आती है कि उनका अनाज जहाँ रखा गया होता है वहाँ पर आग लग गई होती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आगे हिसिमो भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि सब कुछ जल गया है। तो आगे हान घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और कहता है कि यह उसकी लापरवाही है जिससे यहाँ पर आग लगी। तो डुआंगसू पूछता है कि आग यहाँ कैसे लगी। तो वह बताता है कि एक औरत ने यहाँ पर आग लगाई है। तो हमें पता चलता है कि वह औरत ही एन है और वह कहती है कि नॉर्थ आर्मी को अगर तुम लोगों ने यहाँ से नहीं भगाया होता तो इतनी बुरी हालत मेरी नहीं हुई होती। और कहती है कि सूजू के सभी लोग मरने के काबिल हैं और वहाँ की सारी जनता उसे सब्जियों से मार रही होती है। तो वह कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आगे डुआंगसू से पूछता है कि उसने गार्ड को कैसे भ्रमित किया और वह वहाँ पर आग कैसे लगा पाई और वहाँ की सारी जनता उसे मारने के लिए कह रही होती है। तो वह औरत बोलती है कि अगर मैं मरूंगी तो तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। वह आत्महत्या करने जा रही होती है। तभी हिसिमो डुआंगसू की तलवार निकालकर उसका गला काट देती है और यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। कर डुआंगसू बहुत हैरान होता है और सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यह कौन है। और आगे हिसिमो नाटक करने लगी है कि वह डर रही है और कहती है कि नॉर्थ के सैनिकों ने मेरे घर वालों को मेरे टाउन में सभी को मार डाला था और इस औरत की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया इसलिए मैंने इसे मार डाला और फिर रोने लगी है। तो डुआंगसू जाकर अपनी तलवार को उठा लेता है और कहता है ऐसे किसी की तलवार नहीं लेनी चाहिए। तो हिसिमो नाटक करते हुए जमीन पर बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। तो डुआंगसू बोलता है कि तुमने आर्मी के लिए बहुत मदद की है और तुमने इसको मारा है इसलिए मैं तुम्हें इसे ब्लेम नहीं दूंगा। और वहाँ के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते हैं और हिसिमो से कहते हैं तुम इसे कैसे मार सकती हो, अभी तक इसने ये भी नहीं बताया कि इसने अनाज में आग कैसे लगाई। तो डुआंगसू उसका साथ देते हुए कहता है कि फायर में बहुत ज्यादा अनाज नहीं जला है इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और सभी से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, खाना सब में बटेगा। और सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ज्यादा अनाज नहीं जला है और वे खाना खा पाएंगे और सभी फिर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें डुआंगसू और हिसिमो का सीन दिखाया जाता है। तो डुआंगसू उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। तो हिसिमो बोलती है कि अगर उसे ऐसे मरना होता तो वह इवल स्पिरिट बन जाती और पूछती है कि तुम सच बताओ तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली है। तो वह कहता है कि एक ओल्ड मैन ने दी थी मुझे ये तलवार जब मैं नांदू जा रहा था और वह ओल्ड मैन खुद को 100 ईयर ओल्ड बता रहा था और कहता है कि मैं फायर केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। तो हिसिमो उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इतनी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हूँ, क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं नॉर्थ आर्मी द्वारा भेजी गई स्पाई हूँ। तो डुआंगसू बोलता है कि तुम किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकती हो और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें हिसिमो को फेंगेई से बात करते हुए दिखाया जाता है। तो फेंगेई बोलता है कि उसने असली डुआंगसू को ढूंढ लिया है। तो वह बताता है कि दाइजू में जब वह रह रहा था तो उसके सर्वेंट में से उसे
एक मिला है और उसने उसकी एक पोर्ट्रेट उसे दी है और अब वह फैंग है और वह कोर्ट का एक बड़ा अधिकारी है। आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है कि एम्परर के सामने सोजो की घटना पर चर्चा हो रही होती है। तो एम्परर बोलते हैं कि क्या उन्हें अनाज उन्हें देना चाहिए। तो वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि वे लोग बिना इसे बताए किए हैं और अनाज देने के विरोध में होते हैं कुछ लोग, तो कुछ उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आगे फैंग बोलता है कि हम 30 सालों बाद सोजो पर अपना अधिकार कर पाए हैं और हमें उसे अबेंडन नहीं करना चाहिए। आगे हमें जुआंगसू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फायर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जुआंगसू बोलता है कि उस औरत को कैसे पता कि कब गार्ड का बदलते हैं और उसकी चाबी उसे कैसे मिली, और जनरल हान से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। और आगे जुआंगसू कहता है कि अनाज केवल 15 दिन के लिए था लेकिन अब वह जल चुका है। तो मिस्टर लिन ने कुछ अनाज दिया है लेकिन वह उनके लिए काफी नहीं है। आगे हमें हिसिमो दिखाई जाती है तो वह सोच रही होती है कि तुम असली जुआंगसू नहीं हो और फिर भी तुम इस कंट्री के लिए इतना पैसा कुछ क्यों कर रहे हो और शायद तुम नॉर्थ के भी हो सकते हो, तो उन्हें ही क्यों मार रहे हो। और कहती है कि तुम क्या चाहते हो। आगे हमें जुआंगसू और जनरल हान को दिखाया जाता है। तो जनरल हान कहते हैं कि मैं एक बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ और वह बात यह है कि अगर आप नॉर्थ आर्मी के बारे में इतना कैसे जानते हैं जबकि आप इसके पहले आर्मी में भी नहीं थे। तो जुआंगसू बोलता है कि क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं उनका आदमी हूँ। तो जनरल हान हाँ बोलते हैं। तो जुआंगसू बोलता है मैंने तुम्हें स्पाई को ढूंढने के लिए कहा था और तुम मुझे ही स्पाई बना रहे हो। तो आगे जुआंगसू बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम नॉर्थ आर्मी से बच के भागे हो, तो मुझसे ज्यादा कनेक्शन तो तुम्हारा उनसे है। तो जनरल हान बोलते हैं कि मुझे पहले की कोई भी बात याद नहीं है। आगे जुआंगसू अपने कमरे में आता है तो उसे शक होता है कि वहाँ पर कोई आया था और हम देखते हैं कि हिसिमो वहीं पर होती है अपनी मैजिक ट्रिक से, जिससे कि उसे कोई ना देख सके। आगे जब जुआंगसू कपड़े बदल रहा होता है तो हिसिमो उसके बॉडी पर लगे जख्मों को देख रही होती है। तो वह सोचती है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला होगा जिसके कारण तुम्हें इतने जख्म मिले थे और यह तुम्हारी आइडेंटिटी से कैसे रिलेटेड है। आगे जुआंगसू नहा रहा होता है तो हिसिमो उसे देख रही होती है। तो जुआंगसू को कुछ अजीब फील होता है तो वह तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है और जुआंगसू अपने बेड पे जाकर बैठा होता है। तो साइड से हिसिमो उसे फूंक मारती है और उसे ठंड लगने लगती है तो वह अपना ब्लैंकेट भी ओढ़ लेता है और इधर उधर घूमने लगता है। हिसिमो उसे देख रही होती है। आगे हिसिमो वहाँ से चली जाती है और जुआंगसू अपने बिस्तर पे जाके लेट जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आगे हम जुआंगसू को उसकी टीम के साथ देखते हैं तो वह जनरल वू से कहता है कि आप यहीं रहकर सोजो की सुरक्षा करेंगे और अपने दोनों साथियों को उन्हें असिस्ट करने के लिए वहीं छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जनरल वू कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जुआंगसू अपनी आर्मी के साथ नॉर्थ की आर्मी का अनाज लेने जाता है और वह उन पर तीरों से हमला करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जनरल हान को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है यह सीन देखकर और हम देखते हैं कि वे अनाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन अचानक से उन पर कहीं से हमला होने लगता है। अचानक से एक तीर आता है जो कि जनरल हान को लगने वाला होता है। तो जुआंगसू उसे बचा लेता है और उन पर तीरों की वर्षा होने लगती है और उन्हें दूसरी आर्मी घेर लेती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हिसिमो अपना वेश बदलकर हवा में आ जाती है और नॉर्थ आर्मी को वापस जाने के लिए कहती है। तो आगे जुआंगसू कहता है कि हिसिमो नाटक मत करो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तो हिसिमो अपना कवर हटाती है और कहती है
अब मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हें बुली करने की कोशिश करता है। और नॉर्थ आर्मी जब उन पर हमला करने की कोशिश करती है तो हिसिमो अपने मैजिकल पावर से उन्हें रोक देती है और उसके कौवे नॉर्थ आर्मी पर हमला करने लगे हैं, जिससे वे लोग वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि हिसिमो ने सभी को फ्रीज कर दिया होता है, केवल दुआंगसू मूव कर पा रहा होता है और ये दुआंगसू इधर उधर देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है। आगे दुआंगसू हिसिमो को अपना रुमाल देने लगा और कहे अपने ऊपर लगे ब्लड को इससे पोंछ लो। आगे दुआंगसू अपना इंट्रो फिर से देता है कि वह दुआंगसू है और हिसिमो से उसके बारे में पूछता है तो हिसिमो बताती है कि वह स्पिरिट लॉर्ड है। तो दुआंगसू बोलता है कि मैंने इसके बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि यह रियल है। अगर मौका मिला तो मैं इस स्पिरिट की दुनिया में जरूर जाना चाहूँगा। और कहती है कि इंसान उस दुनिया में नहीं जा सकते हैं और कहती है कि तुम असली दुआंगसू नहीं हो। तो दुआंगसू बोलता है कि मैं ही दुआंगसू हूँ। तो हिसिमो उसे इतनी मैजिकल पावर से हवा में उड़ा कर लाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। तो दुआंगसू बोलता है कि हमें सूजो वापस जाना चाहिए, अपनी बात हम वहाँ पूरी करेंगे और वह उसे नीचे छोड़ देती है। तो दुआंगसू बोलता है कि योर ग्रेस, मैं आपका वेट सूजो में करूँगा। और सब पूरी आर्मी नॉर्मल हो जाती है और वे सोचते हैं कि उनके दुश्मन कहाँ गए, क्योंकि उनकी मेमोरी मिटा दी होती है और वे सब अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि हिसिमो सो रही होती है तो वहाँ सुए आता है। आगे हम देखते हैं कि दुआंगसू वापस आ गया होता है तो जनरल वू कहते हैं कि तुम फाइनली वापस आ गए और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। और जनरल वू सूजो की तरफ से दुआंगसू को थैंक्स बोल रहे होते हैं। दुआंगसू अपने सैनिकों को जनरल हाल को पकड़ने के लिए कहता है और कहता है कि यह गद्दारी के लिए है। तो जनरल वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दुआंगसू बोलता है कि हमारे सीक्रेट को किसी ने दुश्मनों को बताया है और हम सभी लोग मरते मरते बचे हैं। तो जनरल वो बोलते हैं तो आपको कैसे पता कि यह हान ने किया है। तो दुआंगसू बोलता है कि मेरे अलावा केवल हान ही है जिसे नॉर्थ की आर्मी जिंदा चाहती है। और सैनिक हान को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हिसिमो उठ जाती है तो सुए बोलता है कि आप उठ गई सिस्टर। तो वह पूछती है कि जब मैं सो रही थी तो यहाँ पर कोई आया था। तो सुए मना कर देता है। आगे हिसिमो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दुआंगसू और हिसिमो को साथ में दिखाया जाता है। तो हिसिमो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। दुआंगसू बोलता है कि क्या है। तो हिसिमो बोलती है कि मैं तुम्हारी एक विश को कंप्लीट कर सकती हूँ और उसके बदले में तुम्हें अपनी एक सेंस मुझे देनी होगी और एक सेंस के बदले में मैं तुम्हारी एक विश को पूरा कर सकती हूँ। तो दुआंगसू बोलता है कि अगर मैं मना कर दूँ। तो आगे हिसिमो दुआंगसू को पकड़कर उसके ऊपर आ जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। दुआंगसू दिखाया जाता है वह अपने कमरे में बैठा होता है। तभी वहाँ पर कमांडर शिया आती है और दुआंगसू से कहती है कि वह उसके जख्मों पर दवा लगा देगी, लेकिन दुआंगसू कहता है कि वह छोटी सी चोट है, वह खुद दवा लगा लेगा और कमांडर शिया को रेस्ट करने के लिए कहता है। तो वह कहती है ठीक है, लेकिन आप कुछ दिनों तक रेस्ट कीजिए, मैं और कमांडर शाह यहाँ पर हैं कैंप की देखरेख करने के लिए। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि दुआंगसू अपने घावों पर दवा लगा रहा होता है और अपने कमरे में इधर उधर देखता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हिसिमो आ जाती है। हिसिमो मजाक करते हुए कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है बिना कपड़ों के और अगर तुम अब कपड़े पहन भी लोगे तो भी यह तुम्हारा ऑनर नहीं लौटा सकती है और तुम्हें इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। और वह अपने मैजिक से उसके कपड़े की डोरी खींच लेती
बोलती है तो डुआंगसू मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हैं योर ग्रेस, और वह अपनी डोरी लेकर अपने कपड़े को बांध लेता है। आगे ही सिमो पूछती है कि कब तुम और मिंग मिले थे, तो डुआंगसू बोलता है जब मैं पहली बार नांदू लौटा था और हम दोनों एक ही एकेडमी से पढ़े हैं। तो ही सिमो कहती है कि उसके सभी दोस्त टीचर सब उसके 18 वर्ष होने के बाद के हैं। 18 वर्ष के पहले वह क्या कर रहा था और कहाँ था, और कहती है क्या कमांडर हान की याददाश्त भी तुम्हारी वजह से गई है। तो आगे डुआंगसू बोलता है कि 18 वर्ष के पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो यह सुनकर ही सिमो गुस्सा हो जाती है और उस पर मैजिक से वार करती है, जिससे वह पीछे दीवार पर जाके टकराता है और अपने मैजिक से उसका गला पकड़े हुए होती है और आगे पूछती है कि तुम कौन हो। तो डुआंगसू बोलता है कि मैं डुआंगसू हूँ। आगे डुआंगसू कहता है कि योर ग्रेस मुझ पे रहम कीजिए। तो ही सिमो बोलती है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है, तो तुम बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो डुआंगसू बोलता है कि मेरी मार्शल आर्ट आपके सामने कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं हरा सका, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आगे ही सिमो डुआंगसू को छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, और कहती है कि डील सिंपल है, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ और उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी सेंसेस देनी होंगी। एक सेंस के बदले एक विश 10 दिनों के लिए। तो डुआंगसू बोलता है तो 10 दिनों के लिए मैं अपनी सेंसेस को महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो ही सिमो हाँ बोलती है और कहती है 10 दिनों बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सेंस लौटा दूंगी। और ही सिमो बोलती है तुम्हारी विश की भी एक लिमिट होगी, जैसे मैं तुम्हारे बैटलफील्ड में जान बचा सकती हूँ लेकिन तुम्हें वार जिता नहीं सकती हूँ। तो यह सुनकर डुआंगसू मुस्कुराता है और कहता है अगर मैं अग्री नहीं हुआ तो। आगे यह सुनकर ही सिमो उसे अपने मैजिक से हवा में उठा देती है और इधर उधर झुलाते हुए उसे बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है और आगे बोलती है कि तुम अब इस डील को मना नहीं कर सकते हो। तो डुआंगसू मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हम इसी पोजीशन में बात करेंगे। तो ही सिमो बोलती है कि इसमें दिक्कत क्या है। तभी वहाँ पर डुआंगसू का साथी उसके लिए मेडिसिन लेके आया होता है और यह सब देख के वह शॉक हो जाता है। तो डुआंगसू कुछ बोलने की कोशिश करता है तो ही सिमो उसका फेस पकड़ के साइड में कर देती है और वह हड़बड़ा के वहाँ से चला जाता है। और जब वह बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पर कमांडर शिया भी आ जाती हैं। तो वह कहती है कि वह डुआंगसू के लिए कुछ खाने के लिए लाई है। मैं अभी जनरल से मिलके आया हूँ, वो उनको भूख नहीं लगी है, लेकिन कमांडर शिया फिर भी देने जा रही होती हैं और वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है और खुद खाने लगता है। तो यह देखकर कमांडर शिया को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे हमें ही सिमो और डुआंगसू दिखाए जाते हैं। तो डुआंगसू पूछता है योर ग्रेस क्या यह पहली बार है कि आप किसी के सेंस की डील कर रही हैं। तो ही सिमो कहती है कि यह छोटी सी बात है, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो डुआंगसू बोलता है कि तुम मेरे करीब इसीलिए आई क्योंकि यह तलवार मेरे पास थी और मुझे ऐसा लगता है कि यह तलवार जिसके पास होगी तुम उसी से यह डील कर सकती हो। और कहता है कि जब उस ओल्ड मैन ने मुझे यह तलवार दी थी तब उसने बताया था कि 300 सालों से इस तलवार का कोई मास्टर नहीं है। तो डुआंगसू कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम मेरा वेट 300 सालों से कर रही हो। और आगे डुआंगसू कहता है कि मैंने बहुत सोचा लेकिन मैंने एक भी विश के बारे में नहीं सोच पाया। और कहता है कि मैं कभी भी विश नहीं मांगता। कहती है कि 500 ईयर से मैं इंसानों से डील कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक एक ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसने कहा हो कि वह अच्छे से जिया है और वह अब
आराम से मर सकता है और तुम उनसे अलग नहीं हो। तो दुआंशु बोलता है कि मैं किसी से अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं कहता। तो ये सिम्मो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो आगे दुआंशु उसे थैंक्स बोलता है। आगे ही सिम्मो वहाँ से जाने लगती है तो दुआंशु उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ही सिम्मो गुस्सा हो जाती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकर जनरल वू आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हान बोलता है कि जनरल ने मुझे लॉक कर दिया है और मुझे भी नहीं पता। तो जनरल वू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो। तो और कहते हैं कि अगर तुम कोई ऐसी बात है जो जनरल से नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे कहो, मैं जनरल से तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा। तो हान बोलता है कि मैं जनरल पर ट्रस्ट करता हूँ, वह मुझे जरूर बेकसूर साबित कर देंगे। तो जनरल वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगा। और वे वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शुए ही सिम्मो के पास जाता है और कहता है कि जनरल ने सभी लोगों में अनाज बांट दिया है। तो ही सिम्मो कहती है कि अब अनाज की कोई कमी नहीं है। तो आगे शुए बोलता है कि लिन ने मुझसे कहा है कि जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक हमें खाने के लिए कोई कमी नहीं होगी। आगे शुए बोलता है कि सिस्टर आप इतना थोड़ा सा खाती हैं, मुझे पता है कि आप सारा खाना मेरे लिए बचाती हैं और आप भूख की वजह से बेहोश भी हो चुकी हैं। और कहता है कि अब हमारे पास अनाज है तो आपको भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हमें सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सिटी वॉल के बाहर नॉर्थ की आर्मी होती है जिसने मिस्टर लिन के परिवार के लोगों को पकड़ लिया होता है और उन्हें मार देते हैं। यह देखकर मिस्टर लिन रोने लग जाते हैं। तो यह सब देखकर सभी बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। आगे शुए बोलता है कि ऐसे ही मेरे फादर को भी मार दिया गया था। आगे दुआंशु बोलता है कि मैं इन लोगों की मौत का बदला तुमसे जल्द ही लूंगा। तो यह सुनकर नॉर्थ के जनरल हंसने लगते हैं। तो यह देखकर दुआंशु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर लिन भी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। आगे हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लिन का सर्वेंट उसे खाने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता है। तब वहाँ पर दुआंशु आ जाता है। तो दुआंशु मिस्टर लिन को कंसोल करता है और कहता है कि सूजो के लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मिस्टर लिन से माफी मांगता है कि वह उनके परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो मिस्टर लिन कहते हैं आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आगे दुआंशु मिस्टर लिन से कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके पेरेंट्स की डेथ पहले ही हो चुकी है और आपके अंकल ने ही आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो आपके फादर के समान थे और मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, लेकिन अभी मुझे आपकी मदद की जरूरत है जिससे मैं स्पाई को पकड़ सकूं जिसकी वजह से आपके अंकल मारे गए हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुमने तो स्पाई को पकड़ लिया है। तो दुआंशु बोलता है कि मैंने हान को पकड़ तो लिया है लेकिन वह कह रहा है उसकी याददाश्त चली गई है और कहता है कि मैं एक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट करवाना चाहता हूँ जिससे मैं उसकी मार्शल आर्ट का टेस्ट ले सकूं। और वहाँ मिस्टर लिन से कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को लेकर आए जिससे वह हान का टेस्ट ले सकें। आगे दुआंशु बोलता है कि मैं आपके बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तो आगे मिस्टर लिन भी मान जाते हैं। आगे हमें दुआंशु दिखाया जाता है जो लैंप लेकर रास्ते पर चल रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो। तभी वहाँ पर ही सिम्मो आ जाती है और कहती है कि जनरल आपने सब अरेंज कर दिया है। तो दुआंशु बोलता है कि तुम्हें पता है। तो ही सिम्मो बोलती है कि मैंने कैसे किया है। दुआंशु बोलता है कि कल कॉन्टेस्ट
अंत तक देखना, यह एक अच्छा शो होने वाला है। तो हिसिमो बोलती है कि मैं इसका बेसब्री से वेट कर रही हूँ, मुझे निराश मत करना। और वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आगे हमें कॉन्टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हान अपने कॉम्पिटिटर से लड़ता है और उसे हरा देता है। तभी वहाँ पर हिसिमो भी आ जाती है। तो डुआंगसू उसे देता है। हान एक के बाद एक अपने राइवल्स को हराता जाता है। मिस्टर लिन डुआंगसू से बोलते हैं कि अगर यह ऐसा चलता रहा तो हान की असली स्किल बाहर नहीं आएगी। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि दोनों कंटेस्टेंट्स को ब्लाइंडफोल्ड करके लड़ाया जाए। तो डुआंगसू भी मान जाता है। आगे हान जब अपनी आंखों पर पट्टी बांधने जा रहा होता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं। आगे हम देखते हैं कि हान और उसका राइवल आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ाई करने लगते हैं। तो हान अपने राइवल को घायल कर देता है और उसे हरा देता है। डुआंगसू कहता है कि सूजो में जितने भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी कोई दुश्मनों तक पहुंचा रहा है और हमारे बीच एक स्पाई है। कहता है कि आज मैंने पता लगा लिया है कि वह स्पाई कौन है। तो डुआंगसू बताता है कि जो मिस्टर लिन यहाँ पर है वह फेक है, उन्होंने असली मिस्टर लिन को कहीं छुपा दिया है और वह है रियल स्पाई। तो यह सुनकर सभी लोग बहुत शॉक होते हैं। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं स्पाई हूँ। तो डुआंगसू बोलता है कि मैं सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे यकीन है। आगे मिस्टर लिन जब देखते हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है तो वह डुआंगसू के गले पर खंजर रख देते हैं। तो यह देखकर हिसिमो मुस्कुरा रही होती है। तो आगे जनरल वू बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें सिटी हॉल पर रोते हुए देखा तो हमें बहुत बुरा लग रहा था। तब ये हिसिमो बोलती है कि यह असली मिस्टर लिन नहीं है, तो जो मरे वह उनके रियल अंकल नहीं है। तभी वहाँ सुई के साथ मिस्टर लिन आ जाते हैं और कहते हैं कि इसी ने उन्हें पकड़ कर रखा था और सबको धोखा दिया है। तो आगे फेक मिस्टर लिन बताते हैं कि हान उनका जूनियर ब्रदर है और कहता है कि वह हान उसके साथ जाए और उसके मास्टर से मिले। तो हान कहता है कि वह केवल अब यहाँ का जनरल है और उसकी यही एक पहचान है और वह चाहे मर भी जाए तब भी वह उसके साथ नहीं जाएगा। आगे वह कहता है कि उसे घोड़ा दे दे जिससे वह सिटी से बाहर जा सके। तो डुआंगसू उसे घोड़ा देने के लिए कहता है और यह सब देखकर हिसिमो मुस्कुरा रही होती है और फेक मिस्टर लिन डुआंगसू को अपने कब्जे में लेकर जा रहे होते हैं और हिसिमो और डुआंगसू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।